जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन हेमीप्लेजिया पर है और ये सेशन कल इंटरनेशनल फोरम पर था, तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि इसको मैं आपके साथ शेयर करूं। इसमें दो केसेस हैं और दोनों ही का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए किया गया और पेशेंट का रिस्पांस आपको देखेंगे कि कितनी जल्दी होम्योपैथी ने इसको क्योर किया। तो हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ हेमीप्लेजिया विद होम्योपैथी। Hemiplegia is a condition caused by the brain damage or the spinal cord injury that leads to paralysis on the one side of the body. It causes a weakness, problem with the muscle control, trouble walking, grabbing the objects, poor balance, and the muscle stiffness. The degree of hemiplegia symptoms vary depending on the location and extent of injury. मैं थोड़ा सा आपको हेमीप्लेजिया का इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि हेमीप्लेजिया है क्या। एक्चुअली जो हेमीप्लेजिया है ये किसी न किसी दिमागी चोट की वजह से या रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से ऐसा होता है, जिसे हम ब्रेन डैमेज, ब्रेन इंजरी भी कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी कहते हैं। और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो सिचुएशन प्रोड्यूस होती है, जो सिचुएशन बनती है, वो जिस्म में किसी एक तरफ का, एक हिस्से का फालिज हो सकता है, चाहे वो राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का हो। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पट्टे जिस्म के अंदर कमजोरी आ जाती है, चलने फिरने के मसाइल आ जाते हैं, चीज़ों को पकड़ने में दुश्वारी होती है, तवाज़ुन कंट्रोल नहीं हो सकता। और इस वजह से जो हमारे पट्टे होते हैं जिस्म के, वो मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं हेमीप्लेजिया की। कुछ तो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं, जैसे स्ट्रोक है, ब्रेन इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, जेनेटिक्स, जीन्स का रोल हो सकता है जिसमें ATP1A3 जीन, और ये बच्चों में हेमीप्लेजिया पाया जाता है जिनकी एज 18 महीने से कम होती है। इसको अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया भी कहते हैं। तो हेमीप्लेजिया के पीछे जो वजूहात हैं उसमें कोई ना कोई स्ट्रोक है, कोई ना कोई ब्रेन इन्फेक्शन हो सकती है, और कोई ना कोई दिमागी चोट हो सकती है, या इसके साथ जीन्स का ताल्लुक होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो अब हम देखेंगे कि हेमीप्लेजिया के ये दो केस हैं, एक राइट साइड का हेमीप्लेजिया और लेफ्ट साइड का। दोनों का मैं केस आपके साथ शेयर करूंगा और होम्योपैथी में हमने कैसे इसको कवर किया ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो फर्स्ट जो पेशेंट है उसका नाम ख्वावर इकबाल है, उसकी एज 40 साल है और ये लेफ्ट हेमीप्लेजिया का पेशेंट। पेशेंट की जो ऑब्जर्वेशन है कि पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तो उसको दो अटेंडेंट ने अपने बाजू के जरिए उसको सहारा दिया होता है, उसको होल्ड किया होता है। तो डॉक्टर, मैं उससे पूछता हूँ कि अच्छा आपका नाम क्या है। पेशेंट रिप्लाई करता है ख्वावर इकबाल, और बड़ी उसकी जो आवाज़ होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। बड़ी मुश्किल से समझ आता है कि उसने अपना नाम ख्वावर लिया है, और वो भी बड़ी मुश्किल से बोल रहा होता है। फिर उससे मैं पूछता हूँ अच्छा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या हुआ है, क्या मसला है। पेशेंट कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई आपकी, और उसने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आई आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, इसके बाद मैंने बहुत सारे से सवाल किए, लेकिन पेशेंट ने कोई भी किसी भी चीज़ का उसने रिप्लाई नहीं किया। तो सिर्फ उसने ये कहा, सॉरी जस्ट उसने क्या किया कि पॉइंटेड किया कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। ये अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा तो आप उसमें खुद देख भी लेंगे। तो जस्ट पॉइंट करता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुंह से वो नहीं बोलता, कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से बात निकलती नहीं। इसके बाद मैंने उसके फिर अटेंडेंट से पूछा, जो उसके साथ आईपीआर आए थे उसके अटेंडेंट से, उनसे पूछा व्हाट हैपेंड टू हिम, इसके साथ क्या हुआ। तो आईपीआर सेड फेस ही हैज फेस सच सिचुएशन 2 years ago। तो
तो उसके जो IPR है वो कहते हैं कि 2 साल पहले भी इसके साथ ऐसा वाक्य हुआ था, कुछ बेहतर हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल तौर पे बेहतर हुआ। अब 3 दिन पहले फिर इसके साथ सेम यही सिचुएशन बनी, इसको अटैक हुआ। घर से ये निकला मार्केट जाने के लिए, तो कुछ देर के बाद हमें किसी ने फोन किया कि आपका भाई सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ है। हम वहां पहुंचे और उसको हम हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने फर्स्ट एड दी और कहा कि इसको आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं जहां पे नैरो फिजिशियन अवेलेबल हो। तो उसी दौरान हमें आपके बारे में पता चला, हमें किसी ने बताया कि आप उधर लेके जा रहे हैं, तो फर्स्ट आपको पहले विजिट करवा दें, उसके बाद फिर ले जाइए। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट हैपेंड 3 days ago, एनी टेंशन? 3 दिन पहले क्या हुआ था, इसकी लाइफ में कोई टेंशन आई थी? तो उसका IPR अटेंडेंट कहते हैं कि नथिंग स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये नॉर्मल था। जब मार्केट गया तो ऐसा कोई भी इशू नहीं था इसके साथ। फिर उससे मैंने पूछा उसके IPR से, व्हाट टाइप ऑफ द चेंज अकर इन हिम आफ्टर द अटैक, कि जब अटैक हुआ तो उसके बाद इसके अंदर क्या चेंज आया। तो IPR मीन के उसके अटेंडेंट, उन्होंने कहा है कि ही बिकेम रेटिसेंट। रेटिसेंट कहते हैं अनकम्युनिकेटिव को, अनटॉकटिव को। टॉकेटिव जो बहुत कम बोलता है, या जिसने बातें करना कम कर दी। कहते हैं उसके बाद ये चेंज हुआ कि पहले ये अच्छा भला बोलता था, लेकिन जैसे इसको अटैक हुआ तो उसने बहुत कम बोलना शुरू कर दिया और एक ही जगह ये बैठा रहता है, कीप सिटिंग इन सेम प्लेस। फिर अगला क्वेश्चन मैंने से पूछा, आई आस्क्ड अबाउट हिज मीटिंग ऑफ द नीड्स, कि वो अपनी जरूरियात कैसे आपसे पूरी करता है जब वो बोलता ही नहीं है। तो अगर उसने कोई चीज उसको चाहिए होती है तो वो आपसे कैसे कहता है? तो IPR कहते हैं कि ही एक्सप्रेस डिमांड बाय द जेस्चर्स, कि जो भी उसने बात करनी हो तो वो इशारे करता है। जैसे अगर उसने पानी पीना है तो वो ऐसे इशारा करेगा, ऐसे इशारा करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसने पानी पीना है। इसी तरह अगर वो ऐसे इशारा करेगा मुंह की तरह, तो हम समझ जाएंगे इसको भूख लगी है, इसने कुछ ना कुछ खाना है। तो कहता है ये मुंह से बोलता नहीं है, जस्ट हमें इशारे करता है कि मुझे फलां चीज चाहिए। तो ये केस था। मैं इनके साथ, इस केस के साथ पहले इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके एनालिसिस पे जाते हैं। ये देखिएगा ये पेशेंट की एंट्रेंस, कि कैसे ये इन हुआ। इसको 2% इसको होल्ड करके अंदर लेके आ रहे हैं। अब देखिएगा ये लेफ्ट ना तो अपने बाजू को मूव कर रहा है, एक जगह पे स्टिल उसने अपना बाजू को रखा हुआ है। देखिए जस्ट उसने फर्स्ट जवाब दिया कि मेरा नाम ये है, उसके बाद वो जस्ट अपने हाथ से इशारे कर रहा है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। कोई रिप्लाई इसके बाद वो फर्दर वो रिप्लाई नहीं कर रहा। इसके बाद मैंने इसके IPR से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ था। आप इसके लेफ्ट हैंड को देखें कि बिल्कुल स्टिल पड़ा हुआ है, कोई उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, जहां पे उसी पोजीशन पे उसने रखा हुआ है। और यहाँ पे ये अब ये बता रहा है कि मुझे इस जगह पेन हो रहा है और ये हरकत नहीं कर रही।
मैंने से पूछा कि बताओ थोड़ा सा तो अपने बारे में बताओ क्या हुआ था, लेकिन नहीं, जस्ट यू सी हियर, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, मुझे नहीं पता चल रहा। अब हम चलते हैं इसके एनालिसिस की तरफ कि इसको कैसे सॉल्व किया गया। फर्स्ट तो आपने जैसे आपने देखा कि उसका जो एंट्रेंस पॉइंट था वो दूसरों पे डिपेंड कर रहा था। सो फर्स्ट रूब्रिक ली गई डिपेंडेंट ऑफ अदर्स, कि दो लोग उसको अपने बाजुओं की मदद से उसको होल्ड करके लेके आ रहे थे। उन्होंने दो लोगों ने उसको सहारा दिया हुआ था जो कि उसके अटेंडेंट थे। तो वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं था बल्कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट था। तो फर्स्ट जो रूब्रिक ली गई वो थी डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। सेकंड थी हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड। थर्ड रूब्रिक आई कि जब आंसरिंग अनएबल टू आंसर, यहाँ पे मैंने अवर्जन नहीं लिया बल्कि लिया आंसरिंग अनएबल टू आंसर। अब ये आंसरिंग अनएबल टू आंसर इसलिए का यहाँ पे ली गई, अवर्जन का मतलब होता है वो जवाब नहीं देता। ये ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं जवाब दूं, लेकिन ये जवाब नहीं दे सका, इसलिए यहाँ पे अनएबल टू आंसर ले गई। इसके बाद था जब मैंने उसके आईपीएस से पूछा कि जब से इसको अटैक हुआ इसके अंदर क्या चेंजिंग आई, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर जब से इसके अंदर चेंजिंग आई, एक तो ये है कि इसने कम बोलना शुरू कर दिया, बात नहीं करता, और दूसरा इसके अंदर जो चेंजिंग आई वो ये कि ये एक ही जगह बैठा रहता है। तो वेरी सिंपल सी ये रूब्रिक थी और ये की रूब्रिक थी जो मैंने यहां से ली। टेसिटर्न सिट डज नॉट मूव। इसके अंदर तीन मेडिसिन पड़ी हैं, हेपरसल, स्पॉन्जिया और स्ट्रामोनियम। टेसिटर्न सिट डज नॉट मूव, ये सिंथेसिस रिपर्टरी से ये रूब्रिक ली गई थी। इसके बाद जो ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक मेरे सामने थी जिसमें वो एक तो आंसरिंग अनएबल टू आंसर था, उसके बाद नेक्स्ट ये था जेस्चर मेक इंडिकेट हिज डिजायर बाय द जेस्चर। इसके अंदर तीन मेडिसिन है, बेला, स्ट्रामोनियम और इग्नेशिया। ये सिंथेसिस और दी ग्रूट दो रिपर्टरी से ये रूब्रिक ली गई है, और दोनों में मिला के तीन मेडिसिन आती हैं, बेला, स्ट्रामोनियम और इग्नेशिया। कि जब मैंने उससे पूछा कि अपनी डिजायर ये कैसे पूरी करता है जब ये बोलता भी नहीं है, तो फिर ये कैसे, अगर इसको कोई चीज चाहिए होती है तो ये कैसे करता है। ये आपके सामने आपने वीडियो में भी देखा कि वो जस्ट पॉइंट कर हुआ था, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, या अपने हाथ की तरफ इशारा कर रहा है, या अपनी टांग की तरफ इशारा कर रहा है कि इसके अंदर मूवमेंट नहीं है या पेन है, जस्ट वो इशारा कर रहा है। तो जेस्चर मेक इंडिकेट हिज डिजायर बाय द जेस्चर। तो ये रूब्रिक अप्लाई करने के बाद जो मेडिसिन आई वो थी स्ट्रामोनियम। तो मैंने इसको स्ट्रामोनियम 6 दी, और इस पेशेंट को मैंने अपने केबिन में 2 घंटे के लिए रोका। मेडिसिन देने के बाद मैं इसको ऑब्जर्वेशन रखा, देखता रहा कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आई। तो ये एक होम्योपैथी एक मायरेकल मुआवजा था कि जिसमें आपको मैं बताता हूँ कि ये पेशेंट जो 3 दिन से अपने बाजू अपनी टांग को प्रॉपर तौर पे मूव नहीं कर रहा था और उसके अंदर कोई फ्री मूवमेंट नहीं थी, इसको अटैक हुआ था। तो इसके बाद मेडिसिन देने के बाद इसके अंदर क्या चेंजिंग आई, ये देखिएगा इस पेशेंट को। और कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, चलो चलो करो करो चलो शाबाश। ये पर्सन जो कि पहले दूसरों के कंधों का सहारा लेके आया था, अब ये खुद इंडिपेंडेंट चल रहा है, इंडिपेंडेंट जी मूव कर रहा है। इसी तरह वो जो बाजू जिसके अंदर मूवमेंट नहीं थी, अब ये देखिएगा अपनी बाजू की मूवमेंट कर रहा है। ये स्ट्रामोनियम 6 देने के बाद रिजल्ट आया। अगेन देखिएगा इसको, ये लेफ्ट साइड का था, ये फर्स्ट केस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
जी अब हम सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं। जी अब बताएं, इसमें ये क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन इस केस के अंदर, और आपने होम्योपैथी का कमाल भी देखा। अब अक्सर हमसे ये क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट बात ही नहीं करता, तो हम कैसे उसकी सिम्टम लेंगे? तो वेरी सिंपल, होम्योपैथी 93% ऑब्जर्वेशन पर बेस करती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर बेस करती है। तो ये जितनी भी रूब्रिक्स ली गई, ये सारी उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। ये लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिया था। अब इसके बाद राइट साइड सेकंड केस। ये पर्सन था रफाकत अली, जिसकी एज 58 ईयर्स थी, और इसको राइट साइड का हेमिप्लेजिया था। इसका ये केस था कि जब ये पेशेंट मेरे केबिन में आया, तो इसकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। ना तो इसका राइट दायां हाथ मूव कर सकता था, और इसको भी लोगों ने होल्ड करके अंदर लाया। इसी तरह अब देखें, इतनी कंडीशन के साथ वो मुझसे पूछता है, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बड़े झुक के इसने सलाम किया, शेक हैंड किया मेरे साथ, मुश्किल से, वो भी लेफ्ट हैंड से। अब राइट हैंड उसको मूव नहीं कर रहा था, लेकिन लेफ्ट हैंड से उसने मुझे शेक हैंड किया, और हाथ मिलाने के बाद उसने पूछा कैसे हैं आप, आपकी फैमिली कैसी है, आपके घर वाले कैसे हैं? तो मेरे लिए ये जो इसकी बातें थी, एक पॉइंट थी केस में। काइंडली म्यूट कीजिएगा अपने माइक को। तो मेरे लिए ना जेम्स की बातें एक एंट्री पॉइंट थी केस में। इस कंडीशन के साथ भी वो मेरा हाल हवाल पूछ रहा है। इस पेशेंट को 1.5 साल पहले ना हेमिप्लेजिया हुआ था राइट साइड पर। तो ये कंटिन्यूसली एक तो नर्व फिजिशियन को भी चेक करवा रहा था, और साथ फिजियोथेरेपिस्ट उसको भी कंटिन्यूसली ये विजिट कर रहा था। तो सिर्फ कहता है कि मुझे 10% वहां से इंप्रूवमेंट मिली, और अभी भी स्टिल मैं अपने बाजू को हरकत नहीं कर सकता। इसके अंदर न तो मैं चीजों को ग्रिप कर सकता हूँ, और ना मैं इंडिपेंडेंटली चल सकता हूँ। मेरी टांग के अंदर वो ताकत ही नहीं है। जो मेरी जिस्म है, मेरी बाजू है, वो सुन रहता है, और मुझे राइट साइड में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो मैंने इसका स्टार्ट किया, डॉक्टर व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ था? तो इन रिस्पॉन्स ही टोल्ड हिज हैंड्स आर बीइंग numb, I feel my right side senseless and very weak. He further told that I'm too weak to stand up and I need the support for stand up. I can do nothing and depend on others for the same. I am not improving much or a prominent relief, so I left the medicine. One of your patient referred me to you, so I came to you. As I'm not getting the better, my age is 58 years. I have the fear of death due to this disease. उसने कहा कि डॉक्टर मेरे हाथ सुन्न हैं, और जो मेरी पूरी राइट साइड है इसमें जान नहीं है, सेंसलेस है, बहुत कमजोर हो गई है। मेरे जिस्म के अंदर इतनी कमजोरी हो गई है कि मैं उठ नहीं सकता। अगर मैं उठना चाहूँ तो मुझे किसी न किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, तब जाके मैं उठ सकता हूँ। आई एम नॉट इम्प्रूविंग मच फॉर, मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, न मैं प्रॉपर मैंने रिलीफ लिया, इसलिए वो जो मेडिसिन में ले रहा था वो मैंने अब यूज करना बंद कर दी। फिर किसी ने मुझे आपका बताया तो मैं आपकी तरफ आ गया। मेरी एज 58 ईयर्स है, और मैं बेहतर नहीं हो रहा। अब तो इस बीमारी की वजह से सिर्फ मुझे मौत का ही खौफ है, फियर ऑफ डेथ है। मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर एनी टेंशन, कोई टेंशन? तो पेशेंट कहता है कि I am dependent on others, though I kept the cattle farm and I'm unable to take care of them properly. So I have that tension. I cannot go anywhere independently, as if I try, I fell down. So also this fear of falling, and many times I pass this situation. पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मैंने मवेशी रखी हुई हैं, कैटल फार्म रखा हुआ है,
और इसके बाद मैं उनको प्रॉपर तौर पे उनकी केयर नहीं कर सकता। तो मुझे यही टेंशन है कि मैं अपने कैटल्स की, जिनके ऊपर मेरी सारी रोजी है, मैं इनको प्रॉपर तौर पे केयर नहीं कर रहा, उसकी लुक आफ्टर नहीं कर रहा। आई कैन नॉट गो एनी वेयर इंडिपेंडेंट, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। उसने पेशेंट ने कहा कि जहाँ तक कि अगर मैं घर में अकेला हूँ और कोई बाहर से आ जाए तो मेरे अंदर इतनी जरूरत नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं दरवाजा खोल सकूं। इवन कि मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, और अगर मैं खुद इंडिपेंडेंट जाऊं तो मैं गिर जाता हूं, और कई दफा मैं गिरा भी हूं। सो आई हैव दिस फियर ऑफ फॉलिंग, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट नहीं होता कि मुझे गिरने का खौफ भी है। तो ये केस था। इस पेशेंट की भी सेम, हम पहले इसकी वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इसके एनालिसिस में जाते हैं। इसका जो फर्स्ट एनालिसिस था, फर्स्ट वीडियो थी, वो अनफॉर्चुनेटली कल मैं जब शेयर करने लगा था तो उससे मुझसे वो शेयरिंग में ही डिलीट हो गई थी। सेकंड टाइम जब इसका फॉलोअप मेरे पास आया, और फिर थर्ड टाइम, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इसकी ऑडियो थी, इसकी वॉल्यूम बहुत कम है। कहते हैं मुझे अपना पाँव जबरदस्ती उठाना पड़ता है, और हाथ को भी मुझे जबरदस्ती हरकत देनी पड़ती है। हाँ, मेरा बाजू, मेरी टांग खुद ब खुद काम नहीं करती। मैंने पूछा इसको ऐसे क्या मसला आ रहा है। कहता जब ये काम ही नहीं करता तो फिर परेशानी तो होनी है ना। कहता जी जब काम ही नहीं करता तो फिर देखे, मैं अगर पानी पीना हो तब भी मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ। फिर कहता जी कौन सा बच्चे हर वक्त या लोग हर वक्त घर होते हैं जो मुझे पानी दे सकें, मुझे खाना दे सकें। कोई भी चीज लेनी हो तो मुझे आवाज लगाना पड़ती है दूसरों के। फिर इसके बाद ये इसका सेकंड विजिट था जब मेरे पास ये आया सेकंड टाइम। जब फर्स्ट टाइम इसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, अब तो ये देखें, ये आपके सामने आपको हाथ हरकत करते दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टाइम जब आया तो ये अपने हाथ को हरकत भी नहीं दे सकता था। अब इसकी ये कंडीशन, अब कहता है कि मेरे हाथ थोड़े बहुत हरकत कर रहे हैं। अब जिसने सामने आपको दिखाया कि मैं अगर उठना चाहूँ तो मैं उठ नहीं सकता खुद ब खुद, मुझे किसी के सहारा लेना पड़ता है। मेरे हाथ सुन हैं, इनमें ताकत नहीं है। अच्छा, फिर साथ ही कहता है कि डॉक्टर मुझे इतना खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि पहले इसकी हाथ जब इसको फर्स्ट टाइम जब आया तो उस वक्त इसकी ये कंडीशन थी कि इसने दाएं हाथ को मूव करने के लिए उसने नीचे हाथ रख के तब वो इसको हरकत दे रहा था। और अभी आप इसको देख रहे हैं कि ये खुद ब खुद हल्का सा अपने हाथों को मूव कर रहा है। फर्स्ट विजिट में से ये कंडीशन नहीं थी। ये आफ्टर 4 डेज मेरे पास दोबारा आया था। ओके, तो यहाँ पे फिर मैंने इसके केस का जो एनालिसिस किया था, उसको सॉल्व कैसे किया था। फर्स्ट जो रूब्रिक मैंने ली की थी, रेफरेंस फॉर दोस्त अराउंड हिम। अब ये रूब्रिक मैंने इसलिए ली गई, इसमें दो टर्म आती है, एक रेफरेंस और दूसरी होती है वेनरेशन। दोनों में रेस्पेक्ट दी जाती है। वेनरेशन में ये है कि ये वो वेनरेशन में वो पर्सन होते हैं जो किसी का ओहदा, किसी का स्टेटस देख के उसको रेस्पेक्ट देते हैं। रेफरेंस वाले जो होते हैं ये हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ये किसी का स्टेटस, किसी का ओहदा नहीं देखते। ये हर किसी के साथ बड़े अदब से झुककर मिलते हैं,
बड़े प्यार से मिलते हैं, हर एक की खैरियत पूछते हैं, ये इनकी रूटीन होती है। जो वेनरेशन वाले होते हैं वो हर जगह ऐसे नहीं होते, किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ होंगे तो तब जाके उसके साथ बड़े झुक के बड़े अदब से मिलेंगे, लेकिन उसी के अगेंस्ट जब कोई उनके सामने एक नॉर्मल पर्सन आएगा तो वहां उससे वो मुंह फेर लेंगे। तो ये फर्स्ट रूब्रिक मैंने इसके लिए की थी, रेवरेंस फॉर दोस अराउंड हिम। इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि मेरे जिस्म में जान नहीं है, मैं इतना कमजोर हूं कि मैं कोई चीज उठा नहीं सकता। तो इसकी रूब्रिक ली गई थी डिल्यूजन पुअर ही इज, सॉरी। इसके बाद थर्ड हम आते हैं, हेल्ड डिजायर टू बी हेल्प। कहता है अगर मुझे उठना है तो मुझे किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है, मुझे अगर पानी भी मांगना हो तो मैं किसी से मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है। सो डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। इसके बाद हम आते हैं, वो कहता है पेशेंट क्या कहता है कि डॉक्टर इस बीमारी की वजह से मुझे मौत खौफ है, मेरी 58 साल एज है और अभी तक इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, फियर डेथ ऑफ इम्पेंडिंग डेथ ऑफ। इसके बाद वो कहता है कि मैंने कैटल फॉर्म बनाया हुआ है और मुझे उसी की टेंशन है कि मैं प्रॉपर तौर पे लुक आफ्टर नहीं कर रहा उसको, तो एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट। नेक्स्ट रूब्रिक आती है, वो कहता है कई दफा मैं गिर चुका हूँ और अगर मैं इंडिपेंडेंट चलूँ तो मैं गिर जाता हूँ और यही चीज मेरे ज़हन में बैठ गई है, इसी चीज का मुझे खौफ आता है, तो फियर फॉलिंग ऑफ। इसके बाद दो नेक्स्ट जो रूब्रिक मैंने ली है, अनग्रेटफुल और प्रिजर्वर्स, ये इसकी मैंने सेकंड विजिट में ली थी। इसका केस के साथ ताल्लुक नहीं है, ये पहले ये चीजें डिसाइड हो चुकी थी, इसकी मेडिसिन डिसाइड हो चुकी थी। जो नक्सोमिका का पेशेंट, इसकी चूंकि मेडिसिन नक्सोमिका थी, फर्स्ट टाइम मैंने इसे नक्सोमिका 6C दी थी, 3 डोजेस। जब ये 4 डेज के बाद आया तो उसके बाद मैंने इसको नक्सोमिका LM स्टार्ट करवाई और वो मैंने कंटिन्यूसली 3 डेज उसको 1 डोज दी। अब ये जो दो इसमें रूब्रिक है, अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल कहते हैं जो शुक्र नहीं अदा करता, जो साबिर नहीं होता, जो शुक्र नहीं अदा करता। देखिए अब उसकी कंडीशन अगर फर्स्ट वीडियो होती तो आप उसमें देखते कि कितना उसके अंदर चेंज आया, लेकिन अभी वो कहता है नहीं डॉक्टर मुझे वो खास फर्क नहीं पड़ा। तो ये थी अनग्रेटफुल। फिर इसके बाद परजर्वेंस। परजर्वेंस इस बेस पे दिया गया कि कहते हैं मुझे फैमिली ने मुझे कहा कि तुम किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो उसी डॉक्टर के पास जाना है। वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे बार बार कि जाओ किसी और के पास। मैंने कहा नहीं, मैंने इसी डॉक्टर के पास जाना है। तो परजर्वेंस, नक्सोमिका जो होता है ये परजर्व होता है, उसके अंदर परजर्वेंस होती है, ये साबित कदम रहता है, चाहे वो अपने काम के हवाले से हो, वर्किंग के हवाले से हो, चाहे वो अपनी बीमारी ट्रीटमेंट किसी भी चीज के हवाले से हो, तो ये परजर्वेंस इसके अंदर होती है। लेकिन ये अनग्रेटफुल भी साथ होता है। तो इसकी मेडिसिन थी नक्सोमिका 6C। फर्स्ट टाइम इसको मैंने ये दी थी। आफ्टर 4 डेज जब इसने मुझे विजिट किया तो फिर मैंने इसको LM स्टार्ट करवाई और उसके बाद इसका जो रिजल्ट था 3 दिन के बाद दोबारा फिर मेरे पास ये वापस आया। तो अब इसकी कंडीशन आप देखिएगा। अब ये कह रहा है कि मेरे जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पे जान है, मैं बिल्कुल तो मुकम्मल तौर पे ठीक हूँ, मेरा बाजू मूव कर सकता है और मेरे जहाँ पे जो पेन होता था या मेरी छाती के अंदर जो पेन हो रहा था, अब उसके अंदर कोई पेन नहीं है। अब कहता है मेरे ना तो पाँव सुन है, ना टांग सुन है मेरी, ना बाजू सुन है और मैं अब चीजों को ग्रिप भी कर सकता हूँ। और अब इस दफा जब ये क्लिनिक में आया तो विदाउट सपोर्ट, ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथली एंटर होके आया। मैं इसकी वीडियो नहीं बना सका जैसे ये एंटर हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पेशेंट बैठे हुए थे तो इसको वेट करना पड़ा चेकअप के लिए। तो ये 2 केस थे, ये राइट साइड और फर्स्ट मैंने आपके साथ जो शेयर किया था वो लेफ्ट साइड का था। जी, तो इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर ये जैसे पेशेंट आया और उसने बोला डॉक्टर साहब क्या हाल है, आप कैसे हैं, फैमिली के बारे में पूछा, यस इसके लिए रूब्रिक नहीं लिया था आपने? जी, मैंने इसके लिए लिया फर्स्ट रूब्रिक, मैंने यहीं से एंट्री पॉइंट था इसका, रेफरेंस फॉर दोस्त अराउंड हिम। अच्छा सर, ये इसका ये फील आया था मुझे कि ये अफेक्शनेट है या ब्रदरहुड यस, सेंसेशन है। यू करेक्ट, ये अफेक्शनेट भी है, लेकिन जहाँ पे देखें अफेक्शनेट होता है सिर्फ लव के हद तक, लविंग। ओके, आप बिल्कुल सही समझे, नक्समी का अफेक्शनेट भी है, लेकिन जब वो थोड़ा सा, क्योंकि ये डिग्री लेवल होता है, जो अफेक्शनेट होता है वो नॉर्मल होता है। जब उसके अंदर अकीदत, उसके अंदर किसी न किसी के लिए ज्यादा प्यार आता है, या उसके अंदर डिग्री ऊपर चली जाती है, तो फिर वहां पे रेवरेंस आता है। ये अफेक्शनेट की ऊपर वाली डिग्री है, रेवरेंस फॉर दोस्त। आप बिल्कुल सही समझिए, अफेक्शनेट है, अफेक्शनेट की बड़ी बड़ी रूब्रिक है। जी 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 सर। ओके, तो अगर थैंक आप यू सर। डिग्री वाइज देखें तो अफेक्शनेट से जो ऊपर दर्जा है वो रेवरेंस का आता है। जी सर, और उससे ऊपर वेनरेशन। यस, नो, रेवरेंस और वेनरेशन ये दोनों पैरेलल चलती हैं। वेनरेशन जी जो जी है उसमें वो देखता है कि जो सामने वाला है उसका स्टेटस क्या है। जी ओके, लाइक वो मेरे पास आया, या किसी डायरेक्टर से या ऐसे बात कर रहा है तो वो बड़े, या किसी मिनिस्टर से बात कर रहा है तो बड़े अदब से करेगा, बड़े झुक के मिलेगा। लेकिन उसी के सामने अगर एक नॉर्मल पर्सन आ गया तो उससे वो बात भी नहीं करेगा। ये वेनरेशन होती है। जी आप कभी देखें ना, ये जो जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं, उनको जब लोग मिलने आते हैं तो बड़े अकीदत से मिल रहे होते हैं, पीर हैं, मुल्ला हैं और गुरु हैं, इस तरह के जो लोग बड़े अकीदत से मिल रहे होते हैं, उनको बड़े झुक के उनके हाथों पे बोसा दे रहे होते हैं। लेकिन वहां से जब निकलते हैं और कोई और उनको अगर मिलना चाहता है तो वो बड़े नॉर्मल वे मिलते हैं, हाथ ऐसे कर देते हैं बस। ये वेनरेशन होती है। जो रेवरेंस वाले होते हैं ये सबके लिए एक ही जैसे होते हैं, सबको एक ही तरह से मिलते हैं, सबकी खैरियत पूछते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, वेनरेशन में और रेवरेंस में। जी सर। जी, थैंक यू सर। वेलकम। चले जी, ओके, और कोई क्वेश्चन है आप दोनों केसेस के हवाले से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। चलें, ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, एक्सीलेंट सर। जी एक्सीलेंट। वेलकम, वेलकम प्लीज। Thank you, sir. जी वेलकम। थैंक यू सर। जी वेलकम।